Hello, dear students. Uh, Beginning now with population and associated issues. Had a long gap. Now follow according to the lectures, and I have already provided the notes. You should go through that. At first, read that, and then watch the lecture. And wherever you get any doubt, if you do not get any clarification, you can just drop me a message, and definitely I will look into it and will resolve your issue. ठीक है. सो अब टॉपिक पे आते हैं कि पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज. देखो, एग्ज़ाम के लिए मैंने ये सिलेबस को डिवाइड क्यों किया, एग्ज़ाम के लिए क्यों रेलेवेंट है, और इसको किस तरीके से हमें आंसर्स में इम्प्लीमेंट करना है. तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे थ्रू आउट दी सेशन. तो कई बार क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो पूछा गया है पॉवर्टी से रिलेटेड, हंगर से रिलेटेड, पॉपुलेशन राइज से क्या इश्यूज हो रहे हैं, या फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड क्वेश्चंस. तो ये सारी चीज़ें जब हम एक स्टैटिक पोर्शन को समझेंगे कि पॉपुलेशन है क्या, पॉपुलेशन ग्रो कैसे होता है, पॉपुलेशन मैनेजमेंट कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें जब हम समझेंगे तो आंसर्स को बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे. So here in this session I will discuss different aspects of population and the issues associated with it. और एक सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो करेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चंस वहीं से आने के चांसेस होते हैं. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉपुलेशन है क्या. पॉपुलेशन जैसे हम जानते हैं ऑब्वियसली कि मान लो कुछ इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल ए है, इंडिविजुअल बी है, इंडिविजुअल सी है. जब ये एक साथ रह रहे होंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, पॉपुलेशन. अब इस पॉपुलेशन में अगर हम जेंडर डिवाइड कर दें तो मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, ट्रांस LGBTQ कम्युनिटी भी होगा. ठीक है, तो ये पॉपुलेशन के कंस्टिट्यूएंट्स हैं. इसी तरीके से पॉपुलेशन में ही चाइल्ड भी है, पॉपुलेशन में ही ओल्ड एज पर्सन्स भी हैं, पॉपुलेशन में ही पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ भी हैं, पॉपुलेशन में ही माइनॉरिटीज़ भी हैं. पॉपुलेशन को ही हम अलग अलग कास्ट के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, पॉपुलेशन को ही अलग अलग रिलीजन के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं. ये चीज़ें तो हमने साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था. तो ये पॉपुलेशन के कंस्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे. अब ये पॉपुलेशन जो ग्रो होता है तो उससे रिलेटेड कुछ डेटा है जो हम देखेंगे, और ये ग्रो अगर होता है तो उसके लिए क्या डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं, पॉपुलेशन फॉर्म कैसे होता है, तो उसके लिए डिटरमाइनिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं. तो देखो, जो पॉपुलेशन ग्रो होता है उसके मेन जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो हैं बर्थ रेट, बर्थ बेसिकली, उसी तरीके से डेथ. ठीक है, और तीसरा एक फैक्टर है जो कि माइग्रेशन है. हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. बर्थ से एक फैक्टर आता है बर्थ रेट, कितना पॉपुलेशन का जन्म हुआ है. डेथ रेट से कितने पॉपुलेशन का डेथ हुआ है, मोर्टैलिटी कहते हैं इसको, मोर्टैलिटी. और माइग्रेशन एक ऐसा फैक्टर है कि ऑलरेडी पॉपुलेशन एग्जिस्टिंग है किसी एक जगह पे, वो दूसरी जगह चली गई. पॉपुलेशन 2 कह लो, पॉपुलेशन 1 कह लो, ये एक जगह पे है रीजन 1 कह लो, और दूसरी जगह पे चली गई रीजन 2 हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगा और यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगा. तो जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा वहाँ पे पॉपुलेशन ऐड हुआ, जहाँ पे डिक्रीज़ होगा वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुआ. तो ये 3 मेन डिटर्मिनेंट्स या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो फॉर्म करता है पॉपुलेशन को. ठीक है, हम इस पे डिस्कशन करेंगे आगे. तो चलो बेसिक चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं. कुछ डेटा हमारे पास है और कुछ डेफिनेशंस हैं. पॉपुलेशन इज़ टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री एट अ गिवन टाइम. ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री एट अ गिवन टाइम. तो इसको हम जो है आंसर्स में लिख सकते हैं. उसी तरीके से ये अभी रिसेंट का रिपोर्ट था कि चाइना ओवरकम कर लिया है, चाइना को ओवरकम कर लिया है इंडिया ने UN पॉपुलेशन एस्टीमेट के अकॉर्डिंग. ये कुछ डेटा है, इसको एक बार देखिए, और ये हमें हेल्प करेगा जब हम आंसर्स लिख रहे होंगे
तो अपने पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए कि अगर हम कहीं कह रहे हैं कि पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग या इंडिया का पॉपुलेशन जो है सरपास कर गया है चाइना को, तो हमारे पास कुछ तो डेटा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ ओवरटेक इन चाइना, तो ये हम कोट करेंगे इसके बाद कि इंडियाज पॉपुलेशन हैज सरपास्ड चाइनाज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द यूएन पॉपुलेशन एस्टीमेट। तो जब हम ये कोट कर देते हैं कि यूएन पॉपुलेशन एस्टीमेट के अकॉर्डिंग, तो वो हमारे स्टेटमेंट को एक वेट देता है, हमारा जो स्टेटमेंट है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो डेटा वगैरह यहाँ है इसको आप जो है मगअप करिए और आंसर्स में लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, ये जो TFR है इसका फुल फॉर्म है टोटल फर्टिलिटी रेट। हम पढ़ेंगे फर्टिलिटी को, टोटल फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी का मतलब होता है कि कितने बच्चे को जन्म एक माता देती है, हाउ मैनी चाइल्ड मदर कैन स्प्रिंग ऑफ इन द रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, तो चलिए फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या क्या है। तो फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को हमने डायमेंशंस में बांट दिया। सोशल फैक्टर हो सकता है, उसी तरीके से कल्चरल फैक्टर हो सकता है, इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है, तो इसको हमने डिवाइड किया। तो अब हम सोशल फैक्टर में देखते हैं कि फर्टिलिटी रेट हाई होने की वजह से जो है, हाई फर्टिलिटी रेट की वजह से जो है पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। हम जानते हैं इंडियन सोसाइटी ट्रेडिशनली, अभी से नहीं, जब हमारा इंडिपेंडेंस के बाद से ही हम काउंट करें, पहले की बात नहीं करते, क्योंकि पॉपुलेशन जो इंडिपेंडेंस से पहले था वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रही थी, तो वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की हम बात ही नहीं कर रहे थे। वहाँ तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट चल रहा था कि कैसे बीमारियों से बचा जाए और पॉपुलेशन को किसी तरीके से कंजर्व करके रखा जाए। बट जब 1971 के अराउंड जो है पॉपुलेशन बूम आया, तो उस टाइम से लेकर अभी तक कंटिन्यूसली जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और ओवरऑल फर्टिलिटी रेट जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, ओवरऑल फर्टिलिटी रेट हाई है। ठीक है, तो हाई फर्टिलिटी रेट की वजह से जो है पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। टोटल लार्ज फैमिलीज आर वैल्यूड। हम जानते हैं कि जो इंडिया का फैमिली सिस्टम है, जब हम साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे थे, तो जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम है उसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहना चाहते हैं और ज़्यादा मेल चाइल्ड प्रीफर किया जाता है, तो उसकी वजह से भी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। तो लार्ज फैमिलीज आर वैल्यूड एंड रिलीजियस बिलीफ इनकरेज द चाइल्ड बर्थ। जैसे अगर हम बात करें अब्राहमिक रिलीजन, तो जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, तो इन सब रिलीजन में जो है रिलीजियस बिलीफ्स को जो है रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग जो है मोर चाइल्ड को प्रीफर किया जाता है। तो ये और इस वजह से हाई फर्टिलिटी रेट, तो इस ये एक फैक्टर है हाई फर्टिलिटी रेट, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। लो लिटरेसी रेट, ऑब्वियसली पॉपुलेशन को मेंटेन करने की बातें, या फिर ये कहें कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बातें अभी मॉडर्न वर्ल्ड में तो स्टार्ट हुआ है, बट ट्रेडिशनली ये एक ट्रेट नहीं है इंडियन सोसाइटी का। तो लो लिटरेसी रेट, लो नॉलेज अबाउट दी पॉपुलेशन मैनेजमेंट, उसकी वजह से भी जो है पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। तो इसको एक बार देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बात नहीं होती है, प्लानिंग, पॉपुलेशन प्लानिंग या फैमिली प्लानिंग पे बात नहीं होती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रो होता है। चाइल्ड मैरिज, ऑब्वियसली अर्ली एज में शादी होगी तो जो रिप्रोडक्टिव स्पैन है, अगर मान लेते हैं 15 ईयर में शादी हो गई और 50 ईयर्स के अराउंड मान लेते हैं मेनोपॉज आया, कि मतलब जब फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो ये स्पैन हो गया 35 ईयर्स का। लेकिन अगर हम मान लें कि किसी की शादी 25 to 30 ईयर्स में हो रही है, तो ये जो स्पैन है रिप्रोडक्टिव एज का वो घट के आ जाता है 15 to 20 ईयर्स। तो ओवरऑल चाइल्ड मैरिज की वजह से जो ये केस है, इसकी वजह से जो है पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। डिक्रीज डेथ टॉल्स, अब हुआ क्या है कि अभी हमारे इंडिया में, या ये कहें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, या जो कंट्रीज़ डेवलपिंग भी हैं बट हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सैनिटेशन पे फोकस कर रहे हैं, वैक्सीनेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डेथ रेट कम हो जाएगा। और डेथ रेट कम होगा मतलब बर्थ रेट तो अभी भी उतना ही है क्योंकि फर्टिलिटी हाई है, तो डेथ रेट कम होने की वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन राइज होगा। ठीक है, तो ये हो गया सोशल फैक्टर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कल्चरल फैक्टर। इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 2021 ने कहा था कि सन मेटा प्रीफरेंस, बेसिकली कि
जब तक सन पैदा नहीं होगा, जब तक एक ऑफस्प्रिंग, मेल ऑफस्प्रिंग नहीं आता, तब तक जो है लोग बच्चे पैदा करते रहते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस क्यों किसको दिया जाता है? बेटों को, सन को। ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ मेल चाइल्ड प्रीफर्ड, बर्थ कंटिन्यूज टिल अ मेल चाइल्ड इज बॉर्न। तो इसकी वजह से जो है ये एक कल्चरल फैक्टर है कि जो हमारा उत्तराधिकारी होगा, जो हेरिडेटरी ओनर होगा ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फादर, दैट विल बी मेल। तो उसकी वजह से जो है ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिएट होता है। ठीक है, कल्चरल फैक्टर। रिलीजियस बिलीफ हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि रिलीजियस बिलीफ भी है कि पॉपुलेशन इंक्रीज करना ज़रूरी है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, पोवर्टी, ऑब्वियसली जैसे कि मान लो एक फैमिली में एक पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के दो ऑफस्प्रिंग हैं, M1 M2 कह लें। तो ये जो पुअर फैमिली है वो ये सोचते हैं कि हमारे पास दो बच्चे हैं, दो ही लोग कमाएंगे और हमारे साथ इश्यूज आ सकते हैं। तो जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा काम करेंगे, उतना ज़्यादा इनकम आएगा। तो मोर हैंड्स मोर वर्क एंड मोर इनकम, ये सोचकर जो है मोर हैंड्स, ये एग्जाम में लिख सकते हो, मोर हैंड्स मोर इनकम सोर्सेस। तो ये सोचकर जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और ज़्यादा बच्चों के जन्म होने की वजह से पॉपुलेशन राइज होता है। ठीक है। तो पॉवर्टी को हम रिलेट कर सकते हैं पॉपुलेशन राइज से। ठीक है। लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ऑब्वियसली जब ओल्ड एज जो इंडिया में अगर हम कहें कि ओल्ड एज सिक्योरिटी मतलब इनके देखभाल के लिए हेल्थ एक्सपेंडिचर के अलावा जो है इनके इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम्स बहुत कम पेनिट्रेट किया है सोसाइटी में। तो जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है कि जो ओल्ड हो जाएंगे तो हमें देखभाल कौन करेगा? तो हमारे बच्चे करेंगे। तो मोर नंबर ऑफ चाइल्ड प्रीफर। ठीक है। तो इस वजह से ये पॉपुलेशन ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है कि जो फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के वो क्या क्या हैं, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स, ये हम यहाँ पर देख चुके हैं। और इसको एक बार मगअप करो और आंसर में इसको इम्प्लीमेंट करो। अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या है। ठीक है। पॉपुलेशन चेंज होता किस वजह से है? तो मैंने अब पहले भी बताया, बर्थ की वजह से, डेथ की वजह से और माइग्रेशन की वजह से। ठीक है। तो बर्थ बेसिकली फर्टिलिटी कि एक रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चे पैदा होंगे, कितने बच्चे ऑफस्प्रिंग्स आएंगे फ्रॉम वुमेन। ठीक है। तो इसको हम फर्टिलिटी कहते हैं। तो फर्टिलिटी नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन एज्ड 15 to 49, ये जो है रिप्रोडक्टिव एज है। ठीक है। NFHS 5 के अकॉर्डिंग जो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 है और 2.2 NFHS 4 के अकॉर्डिंग था। ठीक है। अभी रिसेंट सर्वेज के अकॉर्डिंग जो TFR है इंडिया का वो 1.9 पे आ गया है। तो रिप्लेसमेंट रेट होता है 2.1 और उससे भी कम हो गया है। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं इंडिया का फर्टिलिटी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2.0 हो गया NFHS 5 के अकॉर्डिंग। NFHS 4 के अकॉर्डिंग 2.2 था। तो ये डिक्लाइन हुआ फर्टिलिटी में। बेसिकली ओवरऑल पॉपुलेशन जो है अब डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो उसके पीछे का फैक्टर क्या है? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है। एजुकेशन आया, लोगों के अंदर जो है फैमिली प्लानिंग की के बारे में नॉलेज मिला लोगों को, फैमिली प्लानिंग पर फोकस किया गया। सेक्स एजुकेशन पे वर्क किया गया और लोगों के अंदर लिटरेसी भी बढ़ी। तो TFR जो है कम हो गया। ठीक है। TFR अगर हम देखें जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं जैसे केरला, जो सदर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे 1.8, 1.7, 1.5 इस तरीके का फर्टिलिटी रेट है। जबकि जो अभी भी जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर 3, बिहार का और यूपी का भी नियर बाय इस तरीके का फर्टिलिटी रेट है। दिस हैज़ डिक्लाइंड एज वेल। ओवरऑल डिक्लाइन तो सारे स्टेट्स में हुआ है। ठीक है। हेल्थ केयर इम्प्रूव होने की वजह से चाइल्ड का सर्वाइवल रेट बढ़ा है और उसकी वजह से भी जो है फर्टिलिटी रेट ओवरऑल डिक्लाइन हुआ है। क्योंकि पहले क्या होता था कि ज़्यादा डेथ होने की वजह से लोग चाहते थे कि ज़्यादा बच्चे पैदा हों और ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे, उसमें से सर्वाइव जब कर जाते थे तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बूम हो जाता था। लेकिन अब चूँकि जो मॉर्बिडिटी है या फिर ये कहें कि जो
लॉन्जेविटी है या जीने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई है, तो लोग कम बच्चे प्रीफर करते हैं। तो इस एस्पेक्ट से भी जो है फर्टिलिटी रेट कम हुआ है। अब अर्बनाइजेशन, क्योंकि इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है वो 35% के अराउंड हो गया है, तो अर्बन एरियाज़ में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियर फैमिली में हम जो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में पढ़े थे कि न्यूक्लियर फैमिली में एक पेरेंट्स होते हैं, मदर फादर, और उनके हम दो, हमारे दो वाला कंसेप्ट, दो बच्चे होंगे, एक मान लेते हैं मेल है एक फीमेल है, दो बच्चे, हम दो हमारे दो। तो जो दो लोगों से दो ही बच्चे आए तो बेसिकली पॉपुलेशन स्टैग्नेंट रह गया, तो पॉपुलेशन ग्रो ही नहीं होगा। तो अर्बनाइजेशन वाले एस्पेक्ट्स में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है, दूसरी बात कि न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आ गया है इंडस्ट्रियल सोसाइटी होने की वजह से, तो पॉपुलेशन ओवरऑल डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र का TFR 1.4, बिहार का 3.0। ठीक है, और फर्टिलिटी डिक्लाइन होने के पीछे की वजह क्या है? सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं, शिफ्टिंग जेंडर नॉर्म्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट। इसको एक बार देख लीजिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वुमेन एम्पावरमेंट होगा तो वुमेन डिसीजन ले पाएंगी अपना, अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपने कंसीविंग जो प्रायोरिटी है उसको अपने हिसाब से प्रीफर कर पाएंगी। जो उनके इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे वो खुद इंडिपेंडेंटली ले पाएंगी। तो उसकी वजह से भी जो है जो चाइल्ड बियरिंग का डिसीजन है वो भी वुमेन खुद ले पाएंगी। ठीक है, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से ऑब्वियसली मैंने बताया कि न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, तो न्यूक्लियर फैमिली, कम बच्चे, और उसकी वजह से फर्टिलिटी भी डिक्लाइन होगा। अब फर्टिलिटी डिक्लाइन होने की वजह से कुछ कंसर्न्स भी हैं जो कि हमने चाइना के केस में, जापान के केस में, इवन कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में और रशिया के केस में देखा है कि फर्टिलिटी डिक्लाइन होने की वजह से पॉपुलेशन ग्रो नहीं हो रहा एंड नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिलता कई सारे कंट्रीज़ में। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब है कि जितने पॉपुलेशन एक साल में क्रिएट हो रहे हैं या जन्म ले रहे हैं उससे ज़्यादा डेथ हो रहा है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो रहा है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ओवर 100 ईयर्स के अंदर जो है ये पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सारे कंट्रीज़ यहाँ पे माइग्रेशन प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिसएडवांटेज, ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन जो मैच्योर पॉपुलेशन है जो कि एम्प्लॉयबल है या फिर इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेगा, अगर वो कम रहेंगे तो इकोनॉमी जो है डिक्लाइन पे चला जाएगा, ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ग्रोथ इश्यूज क्रिएट होंगे। तो इसीलिए डेमोग्राफिक डिसएडवांटेज फर्टिलिटी डिक्लाइन होने की वजह से होगा। ठीक है, उसके बाद फर्टिलिटी डिक्लाइन का इसी में डेमोग्राफिक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे मान लो कि बच्चे जन्म ले रहे हैं, पॉपुलेशन में हमारे पास कंस्टिट्यूएंट्स क्या होंगे? चाइल्ड है और ओल्ड एज पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर ये बच्चे ही पैदा नहीं होंगे फर्टिलिटी डिक्लाइन होने की वजह से तो सिर्फ ओल्ड एज पॉपुलेशन बच जाएगा, और जो मिडिल एज वाले हैं वो भी ओल्ड एज की तरफ शिफ्ट होएंगे, तो ये पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा होगा। और ये पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो एक्टिव वर्कफोर्स है, एक्टिव वर्कफोर्स वो कम होने लगेगा। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड एज पॉपुलेशन होगा, और ओल्ड एज पॉपुलेशन के साथ क्या इश्यूज़ हैं? हेल्थ इशू है, उसके बाद जो है केयरिंग के लिए जो है हमें लोग चाहिए होंगे, इन पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी और फैमिली लेवल पे भी, मेडिकेशंस के लिए, देख रेख के लिए, है ना। तो ये प्रॉब्लम है डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट के साथ। इंक्रीज इन नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली हमें पेंशन्स पे खर्च करना पड़ेगा, सब्सिडीज़ देने पड़ेंगे, ओल्ड एज केयर होम बनाना पड़ेगा, जबकि होना क्या चाहिए था? हेल्थ पे वर्क हो, एजुकेशन पे वर्क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क हो, इंडस्ट्रीज़ पे वर्क हो। ठीक है, तो ये एक इशू है। लेबर शॉर्टेज, ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन एजिंग होगा तो वहाँ पे लेबर शॉर्टेज भी आएगा, क्योंकि ओल्ड एज में जो है लोग हैवी वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, सोशल इम्बैलेंस, ऑब्वियसली अगर मान लो कि कहीं पर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है तो वहाँ पे मेल फीमेल जो सेक्स रेशियो है इसमें भी इम्बैलेंस आएगा, क्योंकि वी डू नॉट नो हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी बॉर्न, मेल और फीमेल। ठीक है, तो ये सोशल इम्बैलेंस भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें एक और एस्पेक्ट है पोटेंशियल सोशल इम्बैलेंस में, कि जैसे अगर हम यहाँ इंडिया में बात करें तो पॉपुलेशन में ज़्यादा हम प्रीफर क्या कर रहे हैं? मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड को कम प्रीफर कर रहे हैं।
और वो भी अगर फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाए ओवरऑल, फर्टिलिटी डिक्लाइन, दो लोगों ने ये प्रीफर किया कि ठीक है हम लेट मैरिज करेंगे, कम बच्चे पैदा करेंगे, बट दे हैव स्टिल एन एस्पिरेशन ऑफ क्रिएटिंग मेल चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या होगा कि फीमेल फिटिसाइड के केसेस इंक्रीज होंगे, ठीक है। और इसकी वजह से भी सोशल इम्बैलेंस आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेल चाइल्ड फीमेल हैं ही नहीं, ठीक है, जैसे हरियाणा के केस में देखने को मिलता है ना। सो दीज आर द इश्यूज। अब उसके बाद इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हम ऐसे बनाएं जिससे कि फर्टिलिटी रेट को मेंटेन किया जा सके। अभी हम पढ़ेंगे आगे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं। स्कैंडिनेविया में जो है ऑब्वियसली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं स्कैंडिनेविया के अराउंड, वो जो है चाइल्ड फैमिली ग्रो करने के लिए जो है मंथली कुछ पैसे देते हैं, ठीक है, ताकि पॉपुलेशन जो है वहाँ पे ग्रो हो सके। पॉपुलेशन ऑलरेडी नेगेटिवली डिक्लाइन हो रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट एजुकेशन, ऑब्वियसली अगर डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा, डिसीजन मेकिंग के लिए हम इंडिपेंडेंट रखेंगे वुमेन को, दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन, ठीक है। डिज़ाइन पॉलिसीज़ फॉर इथिकल एंड इफेक्टिव माइग्रेशन, ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं रशिया में नेगेटिव ग्रोथ रेट है, और जो कंट्रीज़ आर्कटिक के अराउंड है वहाँ पर भी नेगेटिव ग्रोथ रेट है। तो माइग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसीज़ बना रहे हैं ताकि माइग्रेंट्स आएँ और वहाँ पर जो है पॉपुलेशन बैलेंस हो सके। तो उसी तरीके से कुछ पॉलिसीज़ ऐसे बनाए जाए जो कि माइग्रेशन को बैलेंस भी रख सके, इलीगल इमिग्रेशन नहीं हो, रैदर एक स्किलफुल माइग्रेंट आए हमारे कंट्री में, उस तरीके की पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया। अब हम पढ़ रहे थे अभी फर्टिलिटी, बेसिकली बर्थ से रिलेटेड एस्पेक्ट। अब हम मोर्टालिटी पढ़ते हैं, डेथ से रिलेटेड एस्पेक्ट। मोर्टालिटी रिफर्स टू अकरेंस ऑफ डेथ विद इन अ पॉपुलेशन। इसमें कुछ डेफिनेशंस है, क्रूड डेथ रेट कि कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने पॉपुलेशन का डेथ हुआ पर 1000 पॉपुलेशन ओवर अ ईयर, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और एक है मैटरनल मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मतलब हम जानते हैं कि अंडर 1 ईयर के जो बच्चे होंगे इन्फेंट, उनका डेथ 1000 लाइव बर्थ पे जो है कितने बच्चों का डेथ हो गया, तो वो सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2020 के अकॉर्डिंग कितना है, 20 बच्चों का डेथ हो जाता है 1000 लाइव बर्थ पे। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मदर का डेथ जो है उसको हम कहते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेट। वुमेन फ्रॉम प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, पर 1 लाख पॉपुलेशन। ध्यान रखना है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि जो IMR है वो 1000 लाइव बर्थ्स पे हम काउंट करते हैं, जबकि मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है हम काउंट करते हैं 1 लाख लाइव बर्थ पे, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो वो है 97 अभी सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हाई होने के पीछे क्या फैक्टर्स हैं। तो देखो, जब भी कभी बच्चे का जन्म होगा, बर्थ, तो बहुत केयर की ज़रूरत होती है, इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इश्यूज होते हैं। तो इंडिया का जो बजट है वो है 1.5% ऑफ GDP, जो कि बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। ये एक पॉलिटिकल फैक्टर है कि लो हेल्थ एक्सपेंडिचर की वजह से जो है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है हाई है इंडिया में। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, पॉवर्टी है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, ये सारी चीज़ें भी जो है रिस्पॉन्सिबल है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के लिए। टेक्नोलॉजीज़ का मिसयूज, जैसे कि हम जानते हैं प्रीनेटल डायग्नोस्टिक, जो हम क्या कहते हैं उसको, बच्चे जब अपने मदर के वूम्ब में ही होते हैं तो बच्चों का सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से अब हम जानते हैं कि मेल प्रीफर्ड है तो फीमेल फेटिसाइड होता है, फीमेल फेटिसाइड की वजह से सिर्फ मेल चाइल्ड प्रीफर किए जाते हैं। तो इन्फेंट, यहाँ पर फीमेल फेटिसाइड, इन्फेंट का डेथ होगा, ठीक है। तो मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज, अर्ली मैरिज, ऑब्वियसली अर्ली मैरिज की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे बर्थ के टाइम पे, और उसकी वजह से डेथ होता है। हेल्थ केयर एक्सेस कम है, और इम्यूनाइजेशन वो भी कम है, वैक्सीनेशन कम है, रेट ऑफ वैक्सीनेशन, तो उसकी वजह से भी बच्चों का डेथ होता है। उसी तरीके से मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या है, पैट्रियार्की हम पढ़ चुके कई बार, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का, हॉस्पिटल्स का, डिलीवरी के लिए जो है सेपरेट
वार्ड्स की अवेलेबिलिटी, जो हॉस्पिटल्स में सीट की अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत कम है। तो ओवरऑल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होने की वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हाई है। पॉलिटिकल फैक्टर्स, ऑब्वियसली इनसफिशिएंट फंडिंग, जो हम बजट के बारे में भी पढ़ रहे थे। हेल्थ केयर इनइक्वालिटी, लो इनकम कंट्रीज़ में हेल्थ केयर बहुत ही पुअर है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है हेल्थ केयर बेटर है। तो हेल्थ केयर इनइक्वालिटी की वजह से भी जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हाई है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, चाइल्ड मैरिज, illiteracy, no knowledge about conceiving, या फिर ये कहें कि लेस अवेयरनेस अबाउट कि हाउ टू टेक केयर ऑफ मदर्स एंड चिल्ड्रन एज वेल एट द सेम टाइम। तो वो सारी एजुकेशन नहीं होने की वजह से मदर का डेथ हो जाता है। प्रेगनेंसी रिस्क ऑब्वियसली। उसके बाद जो है ऑब्स्टेरिक कॉजेज, 50% ऑफ मेटरनल डेथ्स आर ड्यू टू हेमरेज, इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, एनीमिया एट्सेट्रा। इंडिया में एनीमिया का बहुत हाई रेट है अमॉन्ग दी मदर्स, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डेथ होती है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एग्जाम में कोट कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर वी हैव कंक्लूडेड विद फर्टिलिटी, बेसिकली बर्थ रेट, मोर्टेलिटी, डेथ रेट। और अब हम आते हैं माइग्रेशन की तरफ। तो जो माइग्रेशन है वो हम जानते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने को माइग्रेशन कहते हैं। अब जहाँ से जाएंगे सोर्स, वहाँ पे डिक्रीज होगा पॉपुलेशन, और जहाँ जाएंगे वहाँ इंक्रीज होगा पॉपुलेशन। तो दिस इज़ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन जहाँ भी कहीं होगा ये फ्रेंडली माइग्रेशन होना चाहिए, और इलीगल इमिग्रेशन को हम जो है माइग्रेशन में काउंट नहीं करते। द इलीगल इमिग्रेशन भी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज करता है किसी रीजन में, बट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उनको एज ए सिटीजन काउंट नहीं करते। तो जो माइग्रेशन फ्रेंडली है, बेसिकली जो ऑफिशियल माइग्रेशन है जिनको काउंट किया जाता है वहाँ के डेमोग्राफिक काउंट में, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। Overall migration rate was 28.9% during the period July 2020 and June 2021. Rural areas had 26.5% migration, अर्बन एरिया में 34.9%, ठीक है। तो ये माइग्रेशन के बारे में थोड़ा सा हमने जाना, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इस पर। अब एक कंसेप्ट है ऑप्टिमम पॉपुलेशन। देखो जैसे हम जानते हैं कि कई सारे जगहों पे कन्फ्लिक्ट होने लगता है माइग्रेशन की वजह से। इंडिया का ही एग्जांपल लें तो नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं कि जो हमारा बांग्ला आइडेंटिटी है, या फिर ये कहें कि नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइब्स हैं या नॉर्थ ईस्ट में जो पॉपुलेशन है, वो कहते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, जॉब है, वो सारा स्नैच हो रहा है ड्यू टू इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम दी एडजेसेंट कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, म्यांमार एट्सेट्रा। क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन्होंने लीगल सिटीजनशिप ले ली, और वो जॉब पे, एम्प्लॉयमेंट पे, रिसोर्सेज पे, लैंड रिसोर्सेज पे अपना एक राइटफुल ओनरशिप दिखाने लगे। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन वो सिनेरियो है जहाँ पर कि पॉपुलेशन इतना हो कि वहाँ पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको बैलेंस करके यूज़ कर रहे हो, रिसोर्सेज और पॉपुलेशन में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो। तो उस सिनेरियो को हम कहते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन। द कंट्री इज सेड टू हैव एन ऑप्टिमम पॉपुलेशन व्हेन द नंबर ऑफ पीपल इज इन बैलेंस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसमें कुछ डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं सिंपली कि ईच इंडिविजुअल मस्ट बी एश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। रोटी कपड़ा मकान सबके लिए अवेलेबल हो। स्टेट शुड हैव लिमिटेशंस व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंटल वर्क्स। ऐसा ना हो कि स्टेट जो है किसी एक को फेवर कर दे और किसी दूसरे कम्युनिटी को जो है डिसफेवर कर दे, वैसा नहीं होना चाहिए। लिमिटेड गवर्नमेंट, कई बार यूपीएससी के क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछा गया है कि लिमिटेड गवर्नमेंट जो है आइडियल गवर्नमेंट है। इंडिया में जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो कैसा होना चाहिए, लिमिटेड गवर्नमेंट। स्टेबिलिटी फैक्टर, ऑब्वियसली जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक साथ रहते हैं वो कन्फ्लिक्ट में नहीं हो, जो रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है उसको हार्नेस करके अपना एक एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो, उसको हम स्टेबल पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो देखो जो पॉपुलेशन किसी एक रीजन में होते हैं तो उनसे होने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट, डिविडेंड का मतलब ही वही होता है। डिविडेंड का मतलब होता है कि जो फ़ायदा है या आउटपुट है आउट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक तरीके का मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट है। तो इनसे होने वाले आउटपुट, इनसे होने वाले फ़ायदे,
तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया refers to economic growth potential that can result from shifts in a country's population age structure. तो अगर मान लें कि हमारे पास जो है, अच्छा इसमें पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर मैं समझा देता हूँ एक बार। चलो फर्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ, पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर, ठीक है। किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि ये एज है और यहाँ पर पॉपुलेशन बेस है, ठीक है, मिलियंस में हम काउंट करते हैं। तो जैसे अगर हम कहें कि इंडिया का पॉपुलेशन, ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन इस तरह, ये एक पार्ट होता है मेल, एक पार्ट होता है फीमेल, ठीक है। पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर में जो वर्टिकल एक्सिस होता है उस पर हम एज दिखाते हैं और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उस पर हम पॉपुलेशन दिखाते हैं, ठीक है। तो ये शो करता है कि किस एज ब्रैकेट में, मान लेते हैं यहाँ पे 5 साल एज ब्रैकेट दिखाते हैं, कितना पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि 10 मिलियन का पॉपुलेशन है, ठीक है। जब हम जाएंगे 25 ईयर्स पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ऑब्वियसली हमें क्या दिख रहा है, ज़्यादा होगा 10 मिलियन से, ऑब्वियसली 15 मिलियन होगा, है ना। तो ये जो बीच वाला ब्रैकेट है ये बल्जिंग दिख रहा है, ये बीच वाला ब्रैकेट ज़्यादा एक्सपैंडेड है, ज़्यादा बड़ा एरिया है, राइट, ये ज़्यादा बड़ा एरिया है एज़ कम्पेयर टू दिस वन एंड दिस वन। तो जब ये और ये एज जो ब्रैकेट है, ये एज ब्रैकेट है 15 to 49 ईयर्स, कह लो 15 to 50 ईयर्स, 15 to 49 ईयर्स, बेसिकली यूथ पॉपुलेशन का ये ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो जिस भी कंट्रीज़ में 15 से 49 तक का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, मतलब कि यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है। यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा का मतलब है कि यहाँ पर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड हाई मिलने की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी है, याद रखना, प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। तो इंडिया में अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड की मतलब पॉपुलेशन तो है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, ज़्यादा पॉपुलेशन 15 to 49 ईयर्स में है, ठीक है। तो इसी को हम अभी पढ़ रहे थे, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। यहाँ आगे, इट अकर्स व्हेन प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पीपल 15 to 64 ईयर्स इज लार्जर रिलेटिव टू द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, मतलब चिल्ड्रन कम है और एल्डरली पीपल भी कम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। उसके बाद है बाई 2030 इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन विल पीक 68.9%, ठीक है। जो 15 to 64 ईयर्स, बेसिकली 50 ईयर्स तक एक्टिव वर्कफोर्स होता है, उसके बाद डिक्लाइन होने लगता है, बट फिर भी एक्टिव वर्कफोर्स ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एंड द डिपेंडिंग रेशियो प्रोजेक्टेड टू रीच इट्स लोवेस्ट पॉइंट एट 31.2%। उस टाइम पे जो डिपेंडेंसी होगी 31.2% के अराउंड होगी। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो अपॉर्चुनिटी है वो इंडिया के पास अभी है, ओके। तो एडवांटेज क्या है, इंक्रीज लेबर फोर्स, ज़्यादा लोग एक्टिवली वर्क करने के लिए तैयार हैं, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बूम, ऑब्वियसली ज़्यादा पॉपुलेशन काम कर रहा होगा, ज़्यादा सेव कर पाएंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, इनफैक्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा अगर हम यूटिलाइज़ करें अपने पोटेंशियल को, तो अपने पॉपुलेशन को अगर हम यूटिलाइज़ करें तो टैक्स रिवेन्यू बूस्ट होगा, ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे, ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ है, ऑब्वियसली अगर मान लो कि 68% पॉपुलेशन जो वर्किंग ब्रैकेट में है, बेसिक मतलब है कि अगर हम अभी देखें इंडिया का सेक्स रेशियो 50-50 के आसपास है, 51-49 मान लेते हैं, 918 और 1000, ठीक है, नियरली इक्वल है। तो इसमें अगर हम मान लेते 68% में मेन है 52-55%, तो वीमेन भी तो हैं 45%, राइट। तो सारे सेक्शंस मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड के केस में, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है, ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। सोशल अनरेस्ट की पॉसिबिलिटी, अगर मान लेते हैं कि जो यूथ एम्प्लॉयबल थे और उनको हमने यूटिलाइज नहीं किया, तो वो जो है डेविएट होएंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है। उसी तरीके से स्ट्रेंड सोशल सिक्योरिटी, अगर मान लो कि पॉपुलेशन अभी हमारे पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला है, बट थोड़े ही साल में, जैसे मान लें 2030 तक हम कह रहे हैं कि पीक पर चला जाएगा डेमोग्राफिक डिविडेंड, बट इन 15 ईयर्स, कमिंग 15 ईयर्स, यही 68% पॉपुलेशन जो है ये ओल्ड भी तो हो जाएगा।
अब हमारे पास जो है ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ चले जाएगा, ओल्ड एज में, और इनके लिए सोशल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये इस पर स्ट्रेन आएगा, पॉपुलेशन पे स्ट्रेन आना शुरू हो जाएगा इन जस्ट 15-20 ईयर्स। ठीक है। उसी तरीके ब्रेन ड्रेन, जो हमारे पास हम कहते हैं कि आईआईटी के बच्चे जो है चले जाते हैं काम करने के लिए यूएस में। यूएस का सिलिकॉन वैली जो है कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय इंडियन वर्कफोर्स, इंडियन इंजीनियर्स। तो वो ब्रेन ड्रेन है। जो हमारे पास यूथ एम्प्लॉयड है, स्किल्ड एम्प्लॉयड हैं, अच्छे कॉलेजेस से पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, तो वो जो है चले जाते हैं ऐसी जगह काम करने के लिए, ऐसे कंट्रीज़ में काम करने के लिए जहाँ पर कि बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ठीक। सो ब्रेन ड्रेन ये एक इशू। तो इसके लिए वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ पे ध्यान दें, जॉब क्रिएशन पे ध्यान दें, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये उसके लिए कंक्लूडिंग पैरा है, इसको एक बार पढ़िए और हमें आंसर्स में इसको इंक्लूड करना है। ठीक है। अब हम आते हैं एजिंग पॉपुलेशन पे। जो हमने बोला, एक डेटा हमारे पास है कि 68% पॉपुलेशन जो है किस ब्रैकेट में होंगी, 15 to 64 ईयर्स के ब्रैकेट में होंगी बाय 2030। तो ये अगर हम कह लें, फिर यही 68% पॉपुलेशन 2040 के बाद 2045 पे क्या हो जाएगा, यहाँ हम 15 ऐड कर देते हैं 30, यहाँ पे ऐड कर देते हैं 79, 30 to 79 के ब्रैकेट में। तो ये जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड की अपॉर्चुनिटी थी वो तो बहुत कम हो गई। अब हमारे पास एक्टिव वर्कफोर्स जो है सिर्फ 30% पॉपुलेशन एक्टिव वर्कफोर्स, 30 से लेकर 64 तक अगर हम काउंट करें, द 60 इज़ द रिटायरमेंट एज इन इंडिया। तो ये जो 30% ही पॉपुलेशन हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए बचा, रेस्ट 70% पॉपुलेशन आर एजिंग, दैट इज़ एजिंग पॉपुलेशन। ठीक है। तो ये हो गया कि पॉपुलेशन हमारा एज होगा, उसकी वजह से इश्यूज़ क्रिएट होंगे। ठीक है। इसके लिए फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एजिंग को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी। ठीक है। नीचे जो हम बच्चों को पढ़ रहे थे, अभी जो हम एज स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, यहाँ बच्चे ही कम होंगे, तो ये तो ऑब्वियसली एज होंगे, बट ये ब्रैकेट तो छोटा ही रहेगा। तो डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी की वजह से, फर्टिलिटी डिक्लाइन होने में कम बच्चे, और जबकि ये जो ऊपर वाला पॉपुलेशन था ये तो एज हो ही रहे हैं। ठीक है। रिडक्शन इन मोर्टालिटी। ठीक है। जो केयर है, जो हेल्थ फैसिलिटी है, जो सोशल सिक्योरिटी है, ये ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए है। उसकी वजह से उनका जो लॉन्जेविटी है, उनकी जो लिविंग प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो मोर्टालिटी कम हो गई, मोर्टालिटी कम होगी तो एजिंग पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा रहेगा। तो उसकी वजह से ज़्यादा एज, ज़्यादा पॉपुलेशन, वो इश्यूज़ हैं। इंक्रीजिंग सर्वाइवल एट ओल्डर एजेस, वही बात जो मैं अभी कह रहा था। ठीक है। तो ये एक डेटा है। नंबर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 173 मिलियन बाय 2026। अब चैलेंज क्या है, इकोनॉमिक चैलेंजेज है, काम नहीं करेंगे डिपेंडेंसी बढ़ेगी, है ना, हाई डिपेंडेंसी रेशियो, हेल्थ केयर पे खर्चा करना पड़ेगा, पेंशन देना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने पड़ेंगे, वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये चैलेंजेज हैं। सोशल चैलेंज क्या है, हम जानते हैं कि जो मोर्टालिटी रेट है वो फीमेल का कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। फीमेल का मोर्टालिटी रेट या चाइल्ड मोर्टालिटी जो है, फीमेल चाइल्ड मोर्टालिटी कम होती है, और जो मेल की मोर्टालिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो जो ओल्ड एज में पॉपुलेशन होगा ना, उसमें मेल का डेथ पहले हो जाता है और फीमेल का डेथ जो है बाद में होता है। तो ज़्यादा ओल्ड एज पॉपुलेशन में जो कंस्टिट्यूएंट्स जेंडर होगा वो फीमेल का होगा। तो उसी को कहते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज। ठीक है। अब फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज की वजह से क्या होगा, केयर गिविंग बर्डन आएगा उनके पे, विडोहुड, ऑब्वियसली हस्बैंड नहीं है, प्रॉपर्टी राइट्स के लिए इशू आएगा, निगलेक्ट ऑफ वुमेन्स हेल्थ, वो तो है ही क्योंकि केयर करने के लिए कोई नहीं है। ठीक है। उसी तरीके से और सोशल चैलेंज क्या है, इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप, न्यूक्लियर फैमिली है, आइसोलेशन है, एल्डरली पॉपुलेशन, जो न्यूक्लियर फैमिली में हमें पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं। जो जॉइंट फैमिली का ट्रेडिशनल कंसेप्ट था उसमें क्या था, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और ये थर्ड जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग्स है, ये सब साथ में रहते थे और कई सारे ऐसे यूनिट्स एक साथ रहते थे। ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में ये ग्रैंड पेरेंट्स कहीं नहीं है, तो इनको आइसोलेशन फील होता है, लोनलीनेस फील होता है, वो प्रॉब्लम है। हेल्थ और डिसेबिलिटी तो है ही।
ठीक है, ये सोशल चैलेंज है। तो इनके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एडेप्टेशन। हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करें कि ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है वर्क फ्रॉम होम के लिए केपेबल हो पाए। ओल्ड एज पॉपुलेशन ही जो है लेसर डिमांडिंग, लेसर हार्डवर्क डिमांडिंग कामों में उनको एम्प्लॉय किया जा सके। ठीक है, अर्बन मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी वो तो चल ही रहा है, जैसे कि रैंप का एक्सेस हो गया, लिफ्ट का एक्सेस हो गया। ठीक है, इन ट्रांसपोर्टेशन एरिया। ठीक है, उसके बाद जो सेपरेट लाइंस होते हैं टिकट वेंडिंग मशीन्स के आसपास। ठीक है, ट्रैवल करने के लिए जो टिकट कंसेशन है, ये सारी चीज़ें एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। फोकसिंग ऑन सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, कैसे उनको उनके नॉलेज को, कैसे उनके एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके हम जो है इकोनॉमिक बेनिफिट गेन कर सकते हैं। तो उस पर इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब उसके बाद हम देखते हैं पॉपुलेशन पॉलिसीज़ इन इंडिया। इसको एक बार पढ़िए, अलग अलग, इसको सिर्फ एक बार देख लेना है, बहुत ज़्यादा मगअप नहीं करना है। कुछ फैक्टर्स निकाल के इसमें से नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉपुलेशन पॉलिसीज से रिलेटेड। इवोल्यूशन कैसे हुआ हम आगे पढ़ेंगे, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़ेंगे अलग से, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2020 और अमेंडमेंट्स वगैरह। और ये कुछ टॉपिक्स हैं, कास्ट सेंसस है, टू चाइल्ड पॉलिसी है, माइग्रेशन है, इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, वर्क प्लेस कल्चर है। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। तो ये सारे हमने कंपाइल कर दिए हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो अभी तक जितना मैंने बताया उसको एक बार देख लीजिए, पढ़िए उसको अच्छे से, एंड इफ़ यू गेट एनी डाउट डू लेट मी नो, आई विल रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। तो अगले सेशन में हम इन टॉपिक्स के साथ आते हैं, ये सारे टॉपिक्स के साथ, और उसको हम रिजॉल्व करते हैं, उसको हम समझते हैं क्या है। और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो करंट के टॉपिक्स हैं ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सो टेक केयर, सी यू।